वेलकम एवरीवन। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लास्ट टॉपिक करने वाले हैं हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। द टॉपिक इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हो एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइजिंग। फैक्टर प्राइजिंग, इसका कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए ये चैप्टर है किसके लिए या फिर किस पर्सपेक्टिव से बात करता है, किस चीज़ के लिए बात करता है। तो देखो, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एक प्रोड्यूसर को क्या चाहिए होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इनपुट्स रिक्वायर होते हैं क्या करने के लिए? प्रोडक्शन करने के लिए। इनपुट्स को और क्या कहते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वी कैन से, है ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, देखते रहना, समझते रहना। अगर देखो, साथ ही साथ नोट्स मत बनाया करो, बस अभी इस वीडियो को देखकर समझो। पूरी वीडियो देख लोगे, समझ जाओगे, उसके बाद इजीली नोट्स बना पाओगे आप लोग। अदरवाइज बस नोट्स प्रिंट आउट निकलवा लेना, जो मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ उस पर कुछ लिख लेना जैसा भी आपको सही लगता है। ठीक है, चलो। तो इनपुट्स रिक्वायर्ड होते हैं प्रोड्यूसर को टू प्रोडक्शन, टू प्रोड्यूस, सिंपल। तो प्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूसर इज यूजिंग इनपुट्स, तो वो भी कॉस्ट लग रही होगी ना वहाँ पर इनपुट्स की। मतलब जो प्रोड्यूसर है उसको भी तो इनपुट्स खरीदने पड़ेंगे, है ना, उसने बनाए तो नहीं ना इनपुट्स, तो उसे भी खरीदने पड़ेंगे। तो द प्राइस दैट प्रोड्यूसर पे करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए, उससे क्या कहते हैं? फैक्टर प्राइस, या फिर कॉस्ट ऑफ फैक्टर, या फिर फैक्टर प्राइस। यानी कि द प्राइस पेड टू दिस फैक्टर, टू दीज फैक्टर्स, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इनको हमने लिया है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये। इनको जो हम प्राइस पे करेंगे वो क्या होगा? फैक्टर प्राइस होगा। तो क्या होते हैं फैक्टर प्राइजेस? फॉर एग्जांपल रेंट, लैंड के पर्सपेक्टिव से, वेजेस, लेबर के पर्सपेक्टिव से, वी कैन ऑल्सो कॉल इट ह्यूमन रिसोर्स, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, सो दीज आर फैक्टर्स दैट अ प्रोड्यूसर इज यूजिंग टू प्रोड्यूस द आउटपुट, एंड दीज आर द पेमेंट और फैक्टर प्राइजेज दैट ही हैव टू पे टू सर्टेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है? तो आज इसी, मतलब इस वीडियो के अंदर इसी टॉपिक की हम बात करेंगे, यानी कि कैसे हम प्राइजेस को डिटरमाइन करते हैं हम, यानी कि प्रोड्यूसर्स कैसे फैक्टर्स को डिटरमाइन करेगा कि हमें इतने प्राइस पर ये चीज़ मिलने वाली है या इतने प्राइस पर ये चीज़ हमें मिलेगी। ठीक है, काइंड ऑफ ये थ्योरी जो है डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी कहलाती है। और जो जिसके अंदर जब हमने देखा था कमोडिटी मार्केट के अंदर, यहाँ पर प्राइस फिक्स होता है ना, दिस इज सप्लाई, दिस इज डिमांड। तो कमोडिटी मार्केट के अंदर यहाँ पर प्राइस डिक्रीज होता है, सॉरी आई मीन प्राइस यहाँ पर फिक्स होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा? फैक्टर मार्केट होगा। फैक्टर मार्केट के अंदर भी डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ही क्या करेंगे? प्राइस को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, अब देर इज डिफरेंट बिटवीन कमोडिटी मार्केट एंड फैक्टर मार्केट, मैंने कुछ वीडियोस के अंदर करवाया भी है ऑलरेडी। तो कमोडिटी मार्केट के अंदर, एंड दिस इज फैक्टर मार्केट, फैक्टर मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट होता है हमारा कमोडिटी मार्केट। इसके अंदर जो सेलर्स होते हैं वो कौन होते हैं? यू ऑलरेडी नो। सेलर्स कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं। एंड डिमांडर्स कौन होते हैं? डिमांडर्स आर हाउस होल्ड्स। ईजी, यानी कि हम लोग हो गया। फैक्टर मार्केट के अंदर क्या होता है? फैक्टर मार्केट के अंदर सिचुएशन इज इनवर्स। सेलर्स कौन होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सेल करता है? हाउस होल्ड्स, है ना। एंड दी डिमांडर्स ऑफ फैक्टर्स आर प्रोड्यूसर्स। क्लियर होता है? तो आज हम बात करेंगे फैक्टर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, देन हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वैसे, सीयूईटी में तो अभी तक मैंने कभी देखा नहीं है ये चैप्टर, बट प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा चैप्टर है, समझने को मिलेगी काफ़ी डिफरेंट चीज़ें। ठीक है, शुरू करते हैं। अब देर इज डिफरेंस किसके अंदर? थ्योरी ऑफ वैल्यू के अंदर। इस चीज़ को कहा जाता है थ्योरी ऑफ वैल्यू, या फिर मैं कहूँ इस पर्टिकुलर चीज़ को कहा जाता है, जब कमोडिटी मार्केट के अंदर वी आर डिटरमाइनिंग द प्राइजेज, तो यहाँ पर कहा जाएगा इसको
थ्योरी ऑफ वैल्यू, वहाँ पर वैल्यू मिल रही है पर्टिकुलर चीज़ की, वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, और इसको कहा जाता है फैक्टर मार्केट के अंदर जो अभी मैं बात कर रहा हूँ इसको कहा जाता है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो देर इज डिफरेंस बिटवीन थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या डिफरेंस है, लेट्स सी। पहला डिफरेंस ले लेते हैं हम डिमांड के पर्सपेक्टिव से। डिमांड के पर्सपेक्टिव से लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस हेयर। फर्स्ट डिफरेंस इज, जब हम फैक्टर्स को, हम यानी कि मैं प्रोड्यूसर की बात कर रहा हूँ, जब प्रोड्यूसर्स फैक्टर को खरीदते हैं या फिर चाहते हैं या फिर डिमांड करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही फैक्टर को डिमांड करेंगे। फॉर एग्जांपल लैंड, अगर तुम लैंड ले लोगे तो क्या करोगे, खाली लैंड का उसके ऊपर लेबर लगाओगे, कैपिटल लगाओगे, तब जाकर आप प्रोडक्शन कर सकते हो ना। तो दिस इज जॉइंट डिमांड। वहां पर एक ही फैक्टर को हम डिमांड नहीं कर रहे हैं, वी आर डिमांडिंग मोर देन वन फैक्टर्स। लैंड हो गया एंड लेबर लगा लो चाहे, ठीक है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। सो वी आर डिमांडिंग जॉइंटली। सो दिस इज जॉइंट डिमांड, जो कि कहाँ पर होती है, फैक्टर मार्केट के अंदर होती है या फिर इस थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होती है। बट थ्योरी ऑफ वैल्यू के अंदर क्या था, वी आर डिमांडिंग लेट्स से अ पर्टिकुलर गुड, एप्पल को डिमांड कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोई जॉइंट डिमांड नहीं थी। यहाँ पर वी आर डिमांडिंग एक से ज़्यादा फैक्टर्स, क्योंकि एक से ज़्यादा फैक्टर्स को लगाकर ही तो प्रोडक्शन हो पाएगा, खाली लैंड से या फिर खाली लेबर से ही या फिर खाली कैपिटल से ही नहीं हो पाएगा। ईजी है, बिल्कुल ईजी। नाउ द सेकेंड वन इज डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड, जैसे कि थ्योरी ऑफ वैल्यू के अंदर हमने देखा था, अगर हम कॉमोडिटी को डिमांड करते हैं, अगर हम यानी कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कंज्यूमर की, जब भी मैं थ्योरी ऑफ वैल्यू की बात करूँ तो मैं कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ, जब मैं थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ तो मैं प्रोड्यूसर की बात कर रहा हूँ। सो डिराइव डिमांड क्या कहती है, जब भी हम कॉमोडिटी को डिमांड कर रहे हैं तो वो कॉमोडिटी डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रही है हमारे वांट्स। यस ना, डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रही है हमारे वांट्स, बिकॉज वी आर कंज्यूमिंग दैट पर्टिकुलर कॉमोडिटी। वाई वी आर डिमांडिंग इट, बिकॉज इट सेटिस्फाई आर वांट्स, सो इट इज डायरेक्टली सेटिस्फाइंग आर वांट्स। ठीक है, तो फर्स्ट चीज ये हो गई। बट फैक्टर्स को डिमांड किया जाता है, बट वो इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करता है, इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करेगा प्रोड्यूसर के वांट्स को। इनडायरेक्टली कैसे, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ईजी चीज़ है। इनडायरेक्टली कैसे, फैक्टर्स को खरीदेगा, डिमांड करेगा, प्रोड्यूसर्स खरीदेगा ना, इससे क्या बनाएगा, आउटपुट बनाएगा, आउटपुट बना लिया, आउटपुट को क्या करेगा, सेल करेगा। अब सेल करने से जो रिवेन्यू जनरेट होगा वो प्रोड्यूसर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करवाएगा। क्लियर है ना, दैट्स हाउ इट इज अफेक्टिंग इनडायरेक्टली। तो फैक्टर मार्केट के अंदर प्रोड्यूसर को इनडायरेक्टली मिलती है सेटिस्फैक्शन। सो दिस इज डिराइव्ड डिमांड। क्या हो गया ये, डिराइव्ड डिमांड। इजी। तो डिमांड के पर्सपेक्टिव से हमने देख लिया। लेट्स सी नाउ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सप्लाई। डिमांड के पर्सपेक्टिव से हमने देखा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सप्लाई के पर्सपेक्टिव से क्या रहेगा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक वी आर जस्ट डूइंग इंट्रोडक्शन, है ना, बेसिक जानकारी ले रहे हैं जो तुम्हें ऑलरेडी पता भी है, बस यहाँ पर थोड़ा सा इजी वे में मैं समझा रहा हूँ। नेक्स्ट इज सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं डिफरेंस क्या है थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अब ये मत कहना कि सर आपने थ्योरी ऑफ वैल्यू नहीं कराई। थ्योरी ऑफ वैल्यू मैं किससे रिलेट कर रहा हूँ, कमोडिटी मार्केट से रिलेट कर रहा हूँ, जब कंज्यूमर डिमांड कर रहा है एक पर्टिकुलर कमोडिटी ताकि उसके जो वांट्स है वो सेटिस्फाई हो सकें। इजी। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूँ तो मैं फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी की बात कर रहा हूँ, यानी कि प्रोड्यूसर की बात कर रहा हूँ, जब वो डिमांड कर रहा है किसको, फैक्टर्स को। सिंपल है ना। नाउ अब हम सप्लाई के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, दोनों थ्योरीज के अंदर। सो देयर विल बी, जो कमोडिटी मार्केट है हमारे पास, CM लिख रहा हूँ, कमोडिटी मार्केट के अंदर जो सप्लाई एंड प्राइस का रिलेशनशिप होता है वो पॉजिटिव होता है, वी नो दैट। जब प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर विल सप्लाई मोर, तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड इन द कमोडिटी मार्केट। बट फैक्टर मार्केट के अंदर क्या होता है, जो सप्लाई रहती है या फिर हर एक फैक्टर की अपनी एक सप्लाई होती है, ऑन सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल अब जो लैंड है हमारा क्या,
परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब समझ रहे हो? द क्वांटिटी इज फिक्स्ड, द क्वांटिटी इज फिक्स्ड, ये चाहे कितना बढ़े, द क्वांटिटी इज फिक्स्ड। ऑब्वियसली ना, लैंड तो हमारे पास फिक्स्ड ही रहेगा, समझ पा रहे हो? लैंड इज परफेक्टली इन इलास्टिक, तो इट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर कि उसकी सप्लाई कैसी होगी। लेबर की अलग होती है, कैपिटल की अलग होती है, लैंड की रिमेन सेम जो कि है परफेक्टली इन इलास्टिक। तो ये हमारे पास एक अजम्पशन भी बन जाता है फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी के अंदर कि लैंड की जो सप्लाई है, जो क्वांटिटी है, इट विल रिमेन सेम, इट विल रिमेन फिक्स्ड एज परफेक्टली इन इलास्टिक। क्लियर है? सो यहाँ पर क्या करता है, डिफर करती है। लेट्स टॉक अबाउट कॉस्ट एंड सप्लाई नाउ। अभी हमने देख लिया द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, नाउ वी अंडरस्टैंड कॉस्ट एंड सप्लाई का क्या सीन है। तो सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी कैन ईजिली बी डिटरमाइंड बाय द कॉस्ट इंक्रीज ऑन इट्स प्रोडक्शन। अगर फैक्टर की या फिर मैं कहूँ प्रोडक्शन की कॉस्ट अगर बढ़ रही है तो सप्लाई ऑफ फैक्टर्स विल ऑल्सो इंक्रीज, ताकि कंपनसेट कर पाए। ठीक है? बट सॉरी फैक्टर्स की नहीं, यहाँ पर एक सेकेंड, अगर प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ रही है तो द वैल्यू ऑफ कमोडिटी विल इंक्रीज, या फिर मैं कहूँ सप्लाई ऑफ कमोडिटी विल इंक्रीज। कमोडिटी की बात कर रहा हूँ मैं, फैक्टर की बात नहीं कर रहा। ठीक है? सिमिलरली क्या होगा, प्रोडक्शन की अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस विल इंक्रीज, प्राइस विल इंक्रीज, एंड वी नो दैट वी हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, है ना? प्रोड्यूसर विल सप्लाई मोर बिकॉज प्राइजेज आर इंक्रीजिंग, एंड द अल्टीमेट गोल ऑफ प्रोड्यूसर इज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, है ना? बट फैक्टर्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। सप्लाई ऑफ फैक्टर्स जो है, सप्लाई ऑफ फैक्टर्स जो है, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द कॉस्ट। उसमें क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। ठीक है? तो इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द कॉस्ट बिहेवियर। इजी। नाउ लेट्स स्टार्ट द मेन पर्पस, द मेन चैप्टर के अंदर हम जा रहे वाले, अब प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करने वाले हैं। अब प्रोडक्टिविटी क्या होती है पहले ये समझ लो। प्रोडक्टिविटी यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी उस पर्टिकुलर फैक्टर की, यानी कि वो फैक्टर कितना एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पा रहा है, कितना एफिशिएंटली हमें आउटपुट दे पा रहा है। समझ रहे हो? इजी। प्रोडक्टिविटी क्लियर? सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्टिविटी ऑफ अ फैक्टर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं पर ही सारा चैप्टर हो जाएगा आपका कंप्लीट, बट थोड़ा सा लंबा है ये चीज़, टाइम लेगा, पर इजी है। प्रोडक्टिविटी ऑफ अ फैक्टर, ये क्या होता है? इट रेफर्स टू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैक्टर। यही मैंने आपको बताया, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैक्टर, जो हम फैक्टर को यूज कर रहे हैं फॉर प्रोड्यूसिंग आउटपुट, तो उसने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया है ना? द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फैक्टर इन टोटल आउटपुट, सिंपल एज दैट। तो दिस इज प्रोडक्टिविटी ऑफ अ फैक्टर। नाउ इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट हो गया मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्ट नहीं कह रहा हूं मैं यहां पर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? These are the two types of productivity that we have to study in this chapter. So देखते हैं इनका क्या सीन है। अब इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स होंगे इसके अंदर भी। लेट्स सी कि कौन से वो टाइप्स हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के होंगे 3 टाइप्स, यहीं पर अलग से करते हैं हम। दिस इज फर्स्ट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ध्यान रखना, दिस इज नॉट मार्जिनल प्रोडक्ट, दिस इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। द डिफरेंस इज, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, हमारा डायरेक्टली आउटपुट से संबंधित होता है। ठीक है? एंड दिस इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यानी कि फैक्टर को लगाकर कितना आउटपुट हमने प्रोड्यूस किया है। इजी, काइंड ऑफ सिमिलर है, बट हाँ समझ लेना इसको कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी। ठीक है? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन हेयर। ठीक है? चलो, तो मार्जिनल प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्टिविटी के 3 टाइप्स जो हैं, जो कि हम स्टडी कर रहे हैं। पहला क्या है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट या प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। अब ये क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल, यानी कि जो यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर फैक्टर, दैट इज व्हाट मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। अब दोबारा से समझो, अब मार्जिनल वर्ड आया है विच मीन एडिशनल का कुछ सीन होगा। तो व्हेन एडिशनल प्रोडक्ट जब हम मेजर करते हैं,
एडिशनल प्रोडक्ट जब हम मेजर करते हैं, जब हम लेट्स से जब हम वेरिएबल फैक्टर को या फिर फैक्टर को जब हम लगा रहे हैं, तब जो चेंज आ रहा है टोटल प्रोडक्शन के अंदर वो क्या कहलाएगा हमारा। और हम मेजर कर रहे हैं किसके अंदर, वी आर मेजरिंग इट यूनिट्स के अंदर, कि कितनी यूनिट और ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई है जब हमने फैक्टर को लगाया है। तो दिस इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, वी आर मेजरिंग द प्रोडक्ट इनटू यूनिट्स, दैट इज व्हाई द फिजिकल वर्ड इज यूज्ड हियर। ठीक है, द एडिशनल यूनिट्स दैट वी आर मेकिंग आफ्टर अप्लाइंग दैट पर्टिकुलर फैक्टर। इजी। सेकंड इज मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी। इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा इन द सेंस ये यूनिट्स में है, अब इसको मॉनेटरी टर्म्स में आ जाएगा, यानी कि एडिशनल रिवेन्यू जो जनरेट हुआ है, एडिशनल रिवेन्यू जो जनरेट हुआ है बाय परचेजिंग दैट पर्टिकुलर फैक्टर एंड उसको एम्प्लॉय करने के बाद जो हमने यूनिट्स बनाई है, उस यूनिट्स को बेचकर जो एडिशनल रिवेन्यू हमें जनरेट हुआ है, दैट इज MRP, द मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में भी लिखेंगे, वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज VMP, वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, इसको भी अभी मैं करवाऊंगा। तो अब इनको और थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं और अच्छे से क्लैरिटी होगी। फर्स्ट लेट्स डू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी क्या होगी कि जो एडिशनल हमने लगाया है या बनाया है आउटपुट, यानी कि TPPN माइनस TPPN माइनस 1। ईजी है, ये तो हमें पता ही है। या फिर चेंज इन टोटल फिजिकल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन फैक्टर, लेट कंसीडर इट एज लेबर। ठीक है, सो दिस इज क्या, MPP, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। वी आर डीलिंग इन फिजिकल थिंग, द यूनिट्स, द एडिशनल यूनिट्स। ठीक है, let's suppose now 100 pairs of shoes are produced in a day. 100 pairs are produced in a day when 10 workers are employed. 10 workers क्या है हमारे, फैक्टर्स हैं। 100 pairs क्या है हमारे पास, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है। इजी। इफ 11 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, अगर 11 वर्कर एम्प्लॉयड हो जाते हैं along with 10 units of capital, along with 10 units of capital, अभी यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल भी थी, बिकॉज द एजम्पशन इज कि डिमांड जो होगी वो जॉइंट डिमांड होगी। अब सिर्फ लेबर को ही लगाकर शू को नहीं बना सकते हैं, पैसा भी चाहिए उसके लिए, रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए। तो 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो एम्प्लॉयड हेयर। एंड जो नेक्स्ट केस में हो रहा है वो क्या हो रहा है, 11 वर्कर्स एम्प्लॉय हो रहे हैं एंड वी आर कीपिंग दी अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो 110 पेयर्स ऑफ शूज आर प्रोड्यूस्ड। क्लियर है? तो वी आर इंक्रीजिंग वन फैक्टर, वन यूनिट ऑफ फैक्टर, जिसकी वजह से हमारा जो टोटल प्रोडक्शन के अंदर चेंज है वो आ रहा है। ठीक है, तो कितना आ रहा है ये हमें देखना है। तो वी हैव टू कैलकुलेट MPP, जो कि क्या होगा, दिस इज TPP। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो TPP एंड दिस इज TPPN एंड दिस इज TPPN माइनस 1। ईजी है। तो 110 माइनस 100 इक्वल्स टू 10 यूनिट्स इज दी MPP। समझ गए? बहुत इजी है। हमने इसको रिवेन्यू के अंदर वो नहीं किया है, कन्वर्ट नहीं किया है। अगर रिवेन्यू के अंदर करके आंसर आता तो हमारे पास आता MRP। समझ रहे हो, मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी। तो इसको मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी भी कर लेंगे फिर। अब सिमिलरली क्या होगा हमारे पास, इफ सपोज 100 पेयर्स ऑफ शूज प्रोड्यूस हो रहा है, 10 यूनिट ऑफ वर्कर 10 यूनिट ऑफ कैपिटल को लगाकर। ठीक है, जो कि हमें फेच कर रहे हैं कितना रिवेन्यू, ₹10,000 का रिवेन्यू। समझ रहे हो, दिस इज 100 पेयर्स ऑफ शूज, 10 वर्कर 10 कैपिटल को लगाकर 10,000 का हमें रिवेन्यू मिल रहा है। सो नेक्स्ट केस में हमने एक वर्कर को बढ़ा दिया विद 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, तो 110 पेयर्स ऑफ शूज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। ये हमें कितना जनरेट कर रहे हैं रिवेन्यू, 11,000। अब यानी कि फर्स्ट केस में जो पर यूनिट का आया, पर यूनिट का रिवेन्यू आया, वो कितना आएगा, 10,000 डिवाइडेड बाय 100 पेयर्स, यानी कि एक पेयर कितने का हो गया, 100 रुपये का, है ना। इजी है। तो सिमिलरली अगर 110 पेयर प्रोड्यूस हो रहे हैं
तो कितने के हो जाएंगे? 11,000 के हो जाएंगे. सो वी नीड टू फाइंड आउट MRP, मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी, एंड वी ऑल्सो नो दैट ये कैसे आएगा? TRPN माइनस TRPN माइनस 1, यानी कि जो रिवेन्यू हमें अब मिल रहा है और जो पहले मिल रहा था, यानी कि 11,000 माइनस 10,000 इक्वल्स टू 1,000 इज द वैल्यू ऑफ MRP. ईजी. नाउ इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं. किस तरीके से? इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू MPP, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, इनटू मार्जिनल रिवेन्यू. ठीक है. MRP इज ऑल्सो इक्वल्स टू दिस. हमेशा ध्यान रखना है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल रिवेन्यू. मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कितना आया था हमारे पास? 10 आया था. ठीक है. मार्जिनल रिवेन्यू हमारे पास कितना है? मार्जिनल रिवेन्यू आई थिंक हमारे पास आ रहा है 1,000, 100 आई थिंक. हाँ 100. सो हमारे पास क्या आएगा? ये 1,000 इज द आंसर. तो मतलब इसमें कंफ्यूज मत हो ना. आई थिंक थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पर. इसको छोड़ दो, इस वाले एग्जाम्पल को. बट द फॉर्मूला, द सेकंड फॉर्मूला इज दिस. याद रखना है इसको. ठीक है. हाँ, MR इज 100. MR 100 कैसे आया ये मैं बताता हूँ आप लोगों को. MPP इज 10, MR इज 100, देन MRP इज 100, MR. ठीक है. ठीक है. अब इसको यहाँ तक छोड़ दो. द सेकंड फॉर्मूला इज दिस. अभी यहाँ तक छोड़ दो इसको. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे, जो कि है वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, VMP. VMP को हम लिखते हैं कैसे? VMP इक्वल्स टू MPP इंटू AR. VMP equals to MPP into AR, the price prevailing in the market. AR is क्या? The price. We know that AR is demand curve. AR क्या है हमारे पास? P भी है. ठीक है. So MPP into AR, the price prevailing in the market. So the value of marginal physical product ये क्या करती है? It measures the extra revenue. It measures the extra revenue. The competitive firm, जो firm can receive by selling additional output. एडिशनल आउटपुट जो कि जनरेट कब किया गया है, कैसे हुआ है? जो कि जनरेट हुआ है when it increases employment of the factor by 1 unit. 1 यूनिट से फैक्टर को बढ़ाया गया है. ठीक है. सो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यानी कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या हो गया? ये वैल्यू है जो हम कैसे देख पा रहे हैं? एक्स्ट्रा रिवेन्यू जो एक पर्टिकुलर फर्म जनरेट कर पा रही है बाय सेलिंग द एडिशनल आउटपुट जो जनरेट हो पा रहा है बाय एम्प्लॉइंग 1 मोर यूनिट ऑफ फैक्टर. लगभग सेम लगेगा, सेम है, बट इसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं? दी एक्स्ट्रा रिवेन्यू वर्ड से. एक्स्ट्रा रिवेन्यू जो फर्म प्रोड्यूस कर पा रही है. ठीक है. हमें निकालना क्या है? वैल्यू निकाल रहा है. किसका? MPP का, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट. मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या हो गया? द एडिशनल आउटपुट दैट वी आर जनरेटिंग फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ फैक्टर. इजी. तो दिस इज VMP. फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है. अब एक सिचुएशन समझो. कॉमन सिचुएशन क्या रहेगी MRP एंड VMP के अंदर? जो ये AR है, व्हेन द मार्केट स्ट्रक्चर इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, तो तुम्हें पता है वहां पर P इक्वल्स टू AR, AR इक्वल्स टू MR होता है, एंड MR एंड AR इज कॉन्स्टेंट परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर. सो यहां पर क्या होगा? जब फैक्टर मार्केट के अंदर परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, फैक्टर मार्केट यानी कि जो फैक्टर्स का मार्केट है उसके अंदर अगर परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन यानी कि तुम कितनी भी क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ले सकते हो, प्राइस इज फिक्स्ड, तो वहां पर VMP इक्वल हो जाता है MRP के. क्लियर है? बिकॉज AR ऑल्सो इक्वल्स टू MR इन PC. इजी. खत्म. ठीक है. बट इन अदर सिचुएशन MRP इज नॉट इक्वल टू VMP. ठीक है ना? क्लियर होता है. तो हमने कर लिया है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. Now let's do second type, second broad type,
जो कि है एवरेज प्रोडक्टिविटी। एवरेज प्रोडक्टिविटी, आई नो थोड़ी सी लंबी हो रही वीडियो, बस ये लास्ट हमारा टॉपिक रहता है, देन आपका ये हो जाएगा कंप्लीट। एवरेज प्रोडक्टिविटी के बाद जो प्रॉपर थ्योरी है उसके अजम्पशन वगैरह देखने हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। देन ये चैप्टर होता है कंप्लीट, एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आपकी होती है कंप्लीट। उसके बाद बस आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहो, CUET की जो प्रीवियस ईयर्स हैं उसको देते रहो, एंड जो वो 25 क्वेश्चन है उसकी प्रिपरेशन भी करते रहो। एंड द सजेशन इज वर्क ऑन योर टाइम मैनेजमेंट, वर्क ऑन योर एक्यूरेसी, दो थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कौन सी कौन सी? क्वेश्चन आंसरिंग, यानी कि दी एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट, बस। एवरेज प्रोडक्टिविटी, एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या हो गया? पर यूनिट का, पर यूनिट प्रोडक्टिविटी ऑफ अ फैक्टर, ठीक है, ऑफ अ फैक्टर पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट से कितना आउटपुट जनरेट हो रहा है, सिमिलर एज एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। सो इट हैज़ टू एस्पेक्ट एज वेल, जैसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के थे, इसके भी हैं। फर्स्ट इज एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी, सेकंड इज एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी। सिंपल है, ये बताएगा यूनिट्स की टर्म में, ये बताएगा मॉनेटरी टर्म्स में, सिंपल, ठीक है। एवरेज रिवेन्यू जो जनरेट हो रहा है, एवरेज रिवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो है ARP, और एवरेज यूनिट जो जनरेट हो रही है, एडिशनल यूनिट जो जनरेट हो रही है, एवरेज यूनिट, एवरेज एडिशनल यूनिट, वो क्या है भाई? यूनिट है, APP है, फिजिकल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, और इसको इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये भी देख लो। एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी है, यानी कि टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी डिवाइडेड बाय द यूनिट्स ऑफ फैक्टर, इजी। एवरेज निकल आएगा, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट निकल आएगा। एंड सिमिलरली इसको कैसे लिखेंगे हम? TRP डिवाइडेड बाय द यूनिट्स ऑफ फैक्टर, तो एवरेज रिवेन्यू निकल आएगा, बिल्कुल इजी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल करने की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इजी है ये। अब देखते हैं और आपका क्या बचा हुआ है यहाँ पर। VMP VRP, तो अब हम बात करते हैं, कॉस्ट की ज़रूरत तो नहीं है वैसे यहाँ पे, रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय है। चलो कॉस्ट की भी बात कर लेते हैं, अभी हमने यूनिट्स एंड रेवेन्यू की बात कर ली है, लेट्स टॉक अबाउट कॉस्ट एज वेल। तो कॉस्ट भी दो तीन टाइप्स के हैं यहाँ पर। एवरेज फैक्टर कॉस्ट, दिस इज एवरेज फैक्टर कॉस्ट, ना कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एंड सेकेंड इज मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट, इजी। इसका मतलब क्या है? जो कॉस्ट है या फिर एक्सपेंडिचर है जो कि हो रहा है फॉर या फिर ऑन हायरिंग और परचेजिंग ऑफ द फैक्टर, कॉस्ट जो लग रही है परचेज करने के लिए, किसको? फैक्टर्स को, सिंपल है। एवरेज फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, ये आप लोगों को पता ही है। एवरेज फैक्टर कॉस्ट क्या हो गई? पर यूनिट की कॉस्ट, टोटल फैक्टर कॉस्ट डिवाइडेड बाय द यूनिट्स ऑफ फैक्टर यूज्ड, है ना, यूनिट्स ऑफ फैक्टर। तो ये क्या हो गई? पर यूनिट की फैक्टर कॉस्ट निकल आई। और एडिशनल फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? यानी कि जब हम वन मोर यूनिट को लगा रहे हैं तो टोटल फैक्टर कॉस्ट के अंदर क्या चेंज आ रहा है? टोटल फैक्टर कॉस्ट n माइनस टोटल फैक्टर कॉस्ट n-1, सिंपल, सिंपल है, ठीक है। ये होता है कॉस्ट हमारा। इसके कर्व एक बारी के लिए आप लोग देखना, चलो मैं करवा देता हूँ इसका कर्व, सही है, इजी रहेगा, वीडियो के अंदर ही हो जाएगा कंप्लीट। देखो परफेक्ट कंपटीशन अगर रहेगा फैक्टर मार्केट के अंदर, उसका मतलब क्या होता है? प्राइस हमारा सेम है, द फैक्टर कॉस्ट इज सिमिलर, एंड यूनिट्स, जितनी ज़्यादा यूनिट्स होगी उतना आपका उसके इनटू करके आपका आता रहेगा फैक्टर कॉस्ट। सो दिस इज फैक्टर कॉस्ट एंड दिस इज यूनिट्स। ये कब सिचुएशन है, कौन सी वाली सिचुएशन है? परफेक्ट कंपटीशन वाली। एंड अदर सिचुएशन के अंदर आपके जो कर्व बनेंगे, यहाँ पर ये दोनों क्या है? ये AFC है इक्वल्स टू MFC है, सिमिलर रहेगा। बट इन अदर सिचुएशन it will rise, this is MFC and this is AFC,
रीजन बीइंग अदर सिचुएशन के अंदर अ फर्म कैन हायर एडिशनल यूनिट्स ऑफ अ फैक्टर ओनली बाय पेइंग हायर कॉस्ट, ठीक है ना, हायर कॉस्ट देकर ही एक अनदर या फिर एक एडिशनल यूनिट को वो परचेज कर सकती है ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्टर. So additional units of a factor will be available at a higher cost in other situations. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, दी मार्जिनल दी एडिशनल कॉस्ट जो है उसका रेट इंक्रीज का वो ज्यादा रहेगा. ठीक है, इजी. तो इंक्रीजिंग एमएफसी विल कॉज एएफसी टू ऑल्सो इंक्रीज. सिंपल. एमएफसी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि एवरी एडिशनल यूनिट का जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी इन अदर सिचुएशंस. जो फर्म जो है वो हाई पे करके ही एडिशनल यूनिट्स को ले पाएगा. यहाँ तक बेसिक सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है. नाउ लेट्स हेड टू द प्रॉपर थ्योरी, है ना. प्रॉपर थ्योरी पे चलते हैं, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी या फिर कहो फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी. इसमें कुछ अजम्पशंस है, कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि किसने बनाई, क्या कुछ हुआ, ये हमें देखना है. तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी सबसे पहले किसने बनाई थी, TH वॉन थनन, जो भी है, जो भी नाम है देख लेना, इन्होंने ये बनाई थी. ठीक है. इट वॉज फर्दर डेवलप्ड बाय अदर मेंबर्स ऑल्सो, अदर पर्सनस ऑल्सो, अदर इकोनॉमिस्ट एज वेल, जैसे कार्ल मैंजर और वॉलरस, एगवर्थ, क्लार्क एक्सेट्रा. ये सारे नाम किसके अंदर दिए हुए हैं, आपके नोट्स के अंदर गिवन है. ठीक है, तो वहाँ पर देख लेना. वैसे इसका नाम याद करना ज़रूरी नहीं है, बस ये नाम याद रख लेना, ये वाला जो बंदा है इसने दी थी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी. ठीक है. तो ये थ्योरी कहती क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अंडर परफेक्ट कंपटीशन एवरी फैक्टर, अंडर परफेक्ट कंपटीशन एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेट्स, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सार बता रहा हूं मैं, कंक्लूजन बता रहा हूं इस प्रोडक्टिविटी का. एवरी फैक्टर अंडर परफेक्ट कंपटीशन गेट्स रीमनरेशन, यानी कि पेमेंट, इनकम जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसने सप्लाई किया है उसको मिलेगी. सो एवरी फैक्टर गेट्स रीमनरेशन इक्वल टू इट्स मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी. यानी कि फैक्टर को लगाकर, एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ फैक्टर को लगाकर कितना हम आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, एंड उसको जनरेट करके जब हम बेच रहे हैं तो जो एडिशनल रिवेन्यू जो जनरेट हो रहा है उसी के इक्वल हम यानी कि प्रोड्यूसर पेमेंट करेगा किसको, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं. इजी, क्लियर होता है. तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही एक प्राइस डिटरमाइन हो जाएगा, उस प्राइस पर ही वो फैक्टर्स को परचेज करेगा. इजी, समझ में आ गए क्या है सार इस चीज का. अंडर परफेक्ट कंपटीशन एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेट्स रीमनरेशन, यानी कि जो जिन्हें मिल रहा है उनके लिए वो इनकम हो गई, प्रोड्यूसर के लिए वो पेमेंट हो गई. विल गेट्स रीमनरेशन इक्वल टू इट्स MRP. MRP किसको मिलेगा, जो रिवेन्यू जनरेट कर रहा है, कौन, प्रोड्यूसर. ठीक है, तो पे भी वो उतना ही करेगा. ठीक है, तो वो एक प्राइस वहां पर फिक्स हो जाता है, डिटरमाइन हो जाता है. ये इसी को ही क्या कहते हैं, फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी ही भी. तो देर आर सर्टेन अजम्पशंस एज वेल. अजम्पशन एक बार देख लेना, अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार डायरेक्टली आ सकते हैं एग्जाम के अंदर. फर्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन है तो ऑब्वियसली हमें पता है AR इक्वल्स टू MR रहता है, ये दोनों सेम रहेगा. तो हम अभी हमने डिस्कस किया था MRP इक्वल्स टू VMP होगा, फॉर्मूले में पता है ना आप लोगों को. तो ये है. सेकंड इज जो फैक्टर मार्केट है उसके अंदर क्या रहेगा, परफेक्ट कंपटीशन रहेगा. ठीक है, यानी कि सप्लाई जो है वो क्या रहेगी, परफेक्टली इलास्टिक रहेगी. परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या, ये वाला. ठीक है, एक प्राइस सेट हो चुका है, डिटरमाइन हो चुका है. थर्ड इज वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन. वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड ओनली बाय इंक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर की यूनिट. ठीक है, या फिर मैं कहूं, जो इसको छोड़ दो, या फिर मैं कहूं रेशियो को चेंज करने से ही
प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा रेशियो को चेंज करने से। रेशियो ऑफ व्हाट? रेशियो ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, इजी। तो या फिर मैं कहूँ फैक्टर्स को इंक्रीज करने से ही प्रोडक्शन बढ़ेगा। फोर्थ क्या है? फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली एक को बढ़ा सकते हैं, दूसरे को सेक्रीफाइस कर सकते हैं। फैक्टर सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पर, वी आर इंक्रीजिंग वन, या फिर हम किसी और को प्रेफर कर रहे हैं किसी और के ऊपर। इजी। और मैक्सिमम प्रॉफिट, ऑब्वियसली एम ऑफ द प्रोड्यूसर। ठीक है, और फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ व्हाट? फैक्टर्स। जो सप्लाई ऑफ फैक्टर्स है, फैक्टर्स की जो सप्लाई है वो क्या है? कांस्टेंट है। नेक्स्ट इज द टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी मतलब यहाँ पर दिक्कत आएगी हमें ये थ्योरी समझने में, तो तभी हम असम्पशन ले रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। टेक्नोलॉजी बढ़ गया तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन विल इंक्रीज। एट्थ क्या है? वन वेरिएबल इनपुट। वन वेरिएबल फैक्टर है, अदर्स आर फिक्स्ड। इजी। बस ये सारी हमारे पास क्या है? असम्पशंस। ठीक है, सो दीज आर दी असम्पशंस। चलो अब इसको हम प्राइस डिटर्मिनेशन की पर्सपेक्टिव से देखते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होगा? देखो अब यहाँ पर वी नो दैट दी सप्लाई इज परफेक्टली supply is, let's say it will be determined where industry's demand curve for the factor intersected supply curve। देखो समझो इस चीज को। दिस सप्लाई कर्व, ये सप्लाई कर्व है, इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। वी आर अज्यूमिंग कि भाई चलो लैंड का एग्जांपल ले लेते हैं। दिस सप्लाई ऑफ फैक्टर, लैंड इज अ फैक्टर एंड दिस इज द डिमांड। डिमांड इज नेगेटिवली स्लोप्ड, दिस इज सप्लाई। तो प्राइस कहाँ पर आएगा? यहाँ पर उस पर्टिकुलर फैक्टर का प्राइस, प्राइस ऑफ फैक्टर, एंड दिस इज सप्लाई एंड डिमांड। दिस इज सप्लाई विच इज परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक है। सेकंड क्या था? फैक्टर परफेक्टली सप्लाई फैक्टर इज परफेक्टली इलास्टिक, फैक्टर मार्केट। तो मतलब कहने का मतलब ये है, जो प्राइस डिटरमाइन होगा वो कहाँ पर होगा? इंटरसेक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फॉर फैक्टर्स। ठीक है, फॉर द फैक्टर्स। तो यहाँ पर हम प्राइस डिटरमाइन कर लेंगे, इसी पर ही वो खरीदेगा। सिंपल है, बस यही था आपका चैप्टर। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन आ रही होगी, इसको एक बार छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये समझो कि जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे डिमांड एंड सप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर फैक्टर, वहीं पर ही उसका प्राइस डिटरमाइन हो जाएगा। इजी इजी। तो ये होता है आपका फैक्टर प्राइसिंग वाली थ्योरी भी कंप्लीट। एंड अब आप प्लीज़ ज़रूर करना माइक्रो इकोनॉमिक्स के MCQs, मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा वो भी वीडियो। एंड जो भी सैम्पल पेपर अगर मैं प्रोवाइड करवाऊँगा तो वो भी ज़रूर कर लेना, एंड आपका माइक्रो कंप्लीट हो जाएगा। एंड सिमिलरली मैक्रो भी आपका साथ के साथ होता जाएगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से गाइज हो चुका है कंप्लीट सारी चीज़ें माइक्रो की। कुछ भी अगर दिक्कत आ रही हो तो कमेंट कर देना, कमेंट में ज़रूर पढ़ूंगा, या फिर मेरे को पर्सनली आप बता सकते हो व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करना।